हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना है। तो आज हम पद्मावत पर विशेष चर्चा करेंगे। पद्मावत जो कि एक सूफी काव्य है। कैसा काव्य है? तो सूफी काव्य है। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इसकी रचना, पद्मावती की रचना जायसी ने 947 हिजरी 1540 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 947 हिजरी 1540 ईस्वी में की थी। 947 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, यानी 947 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा। यानी कुछ प्रतियों में नकलन विषयों के प्रमाण से, यानी कुछ प्रतियों में नकलन विषयों के प्रमाण से 947 का 927 हो गया है। कितना हो गया है? तो 947 का 927 हो गया है। अपने शाही वक्त की प्रशंसा करते हुए जैसे लिखते हैं, शेर शाही ढिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपय जस भानु। शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 ईस्वी से ही होता है। कब होता है? तो शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 ईस्वी से ही होता है। अब है पद्मावती की कथा गाथा, यानी कि पद्मावती की कथा कैसी है, उसके अंदर जायसी ने क्या क्या सहेजा है। तो पद्मावती की कथा गाथा है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंघल नरेश, यानी सिंघल देश है, सिंघल देश के राजा सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या कौन है? तो सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या है पद्मावती। कौन है? तो पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। कैसी थी? तो पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उसके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुग्गा था, यानी पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक तोता था, सुग्गा यानी तोता था। वह अत्यंत प्रगल्भ था, प्रगल्भ यानी विद्वान। वह तोता अत्यंत विद्वान था। अब हम आप लोगों को इसके आगे की कहानी सुनाते हैं। एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था। कौन? तो सुग्गा पद्मावती के योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था। गंधर्व सेन ने यह सुन लिया। गंधर्व सेन जो कि पद्मावती के पिता थे, उन्होंने यह बात सुन लिया। डर के मारे सुग्गा उड़ गया, यानी डर के मारे सुग्गा जो पद्मावती से उसके सुयोग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था वह उड़ गया और उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उस सुग्गे को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उसने सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। किसके हाथ बेच दिया? तो उस बहेलिये ने उस सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। ब्राह्मण सुग्गे को लेकर क्या करता? यानी ब्राह्मण सुग्गे यानी तोते को लेकर क्या करता? चित्तौड़ नरेश रत्न सेन ने ब्राह्मण को 1 लाख रुपया देकर वह सुग्गा खरीद लिया। यानी वो जो चित्तौड़ के नरेश यानी जो चित्तौड़ का राजा था रत्न सेन, वह ब्राह्मण को 1 लाख देकर उस सुग्गे को खरीद लेता है। एक दिन रत्न सेन जो कि राजा चित्तौड़ का था, उसकी रानी थी नागमती। कौन थी रानी? तो उसकी रानी थी नागमती। नागमती ने सुग्गे से पूछा, यानी एक दिन रत्न सेन की रानी नागमती ने सुग्गे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई सुंदरी और भी है क्या? नागमती ने उस सुग्गे से पूछा कि मेरे समान इस संसार में कोई सुंदरी और भी है? सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया, यानी उस सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुमसे और पद्मावती में दिन रात का अंतर है। क्या अंतर है? कि तुम में और पद्मावती में दिन रात का अंतर है। नागमती सुग्गे को मरवाने पर तुली बैठी थी। नागमती जलन के कारण उस सुग्गे को मरवाने पर तुली बैठी थी, लेकिन संयोग से सुग्गा बच निकला। रतन सेन के बाहर से लौटने पर
उसे सारी घटना यानी कहानी मालूम हुई। सुज्ञे ने पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुज्ञे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर वह सिंघल की ओर चल पड़ा। कौन? तो रतन सेन, जो कि चित्तौड़ का नरेश था। आगे आगे राजा और पीछे पीछे उसके 16,000 योगी वेश में राजकुमार। सिंघल पहुंचने में राजा को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गंधर्व सेन से युद्ध हुआ, यानी गंधर्व सेन जो कि पद्मावती के पिता थे, उनसे रतन सेन को युद्ध करना पड़ा। शिव, पार्वती तथा अन्य देवी देवताओं की सहायता से रतन सेन और पद्मावती का विवाह हो गया। एक दिन एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर चित्तौड़ वापस लौट आया। यानी कौन? तो रतन सेन नागमती का वियोग संदेश एक पक्षी से पाकर वह चित्तौड़ लौट आया। लौटते समय उसे बहुत से खतरे उठाने पड़े। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। रतन सेन के दरबार में एक राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्ध थी। उसे क्या थी? तो यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से, यानी राघव चेतन जो कि रतन सेन के दरबार का पंडित था, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आ गई। क्या आ गई? तो उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आ गई। वह दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया? तो वह दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और छल से रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। यानी छल कपट के द्वारा अलाउद्दीन ने रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। नागमती के अनुरोध पर गोरा बादल 16,000 पालकियां लेकर दिल्ली गए। इन पालकियों में सहस्त्र सैनिक छिपे थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहलवा भेजा कि अपनी 16,000 दासियों के साथ पद्मावती अलाउद्दीन के महल में रहने को तैयार है, पर महल में जाने से पहले वह रतन सेन से मिलना चाहेगी। पालकी में छुपे लोहारों ने राजा की बेड़ी काट दी। एक छोटा सा युद्ध हुआ। क्या हुआ? तो एक छोटा सा युद्ध हुआ और रतन सेन सकुशल चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभल नेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। क्या भेजी थी? तो एक दूती भेजी थी। फिर क्या था? वह कुंभल नेर पर चढ़ाई कर देता है। कुंभल नेर के राजा देवपाल और रतन सेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। रतन सेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गईं। उधर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई कर दी। जब रतन सेन युद्ध में मारा गया, उधर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई कर दी। किले में प्रवेश करने पर उसे हाथ लगा तो सिर्फ राख। इस कहानी को स्वयं जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में अत्यंत कुशलता के साथ रख दिया है। पंक्तियां हैं। सिंघल द्वीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चितउतगढ़ आनी, अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तानु, राघव चेतन किन्ह बखानू, सुना शाही गढ़ छेका आई, ए हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस गाथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। जो हमने अभी नागमती की कथा गाथा को कहा है, उसी का सार इन पंक्तियों में संक्षेप में दिया हुआ है। अब है इतिहास और कल्पना। क्या है? तो इतिहास और कल्पना। पद्मावत की कथा 2 भागों में विभक्त है।
कितने भागों में विभक्त है? तो पद्मावती की कथा दो भागों में विभक्त है। पहले भाग को काल्पनिक तथा दूसरे भाग को ऐतिहासिक कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पहले भाग को काल्पनिक और दूसरे भाग को ऐतिहासिक कहा गया है। खिलजी वंश के प्रमाणिक इतिहासों में, खिलजी वंश के प्रमाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई, अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई नाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो खिलजी वंश के प्रमाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई नाम लिया जाता है, पर इसमें पद्मिनी का उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? तो इसमें पद्मिनी का उल्लेख नहीं है। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गया था। यानी खुसरो, जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गया था। जियाउद्दीन बर्नी उस काल का प्रसिद्ध इतिहास लेखक था। क्या था? तो जियाउद्दीन बर्नी उस काल यानी 1540 ईस्वी का प्रसिद्ध इतिहास लेखक था। कौन? तो जियाउद्दीन बर्नी। उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है, यानी उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी पद्मिनी की कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। क्या मानते हैं? तो पद्मावती की कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? तो जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया है। और काव्य का अपना कमाल है, यह काव्य का अपना कमाल है कि वह काल्पनिक होते हुए भी ऐतिहासिक सत्य हो गया है। क्या हो गया था? कि पद्मावती काल्पनिक होते हुए भी ऐतिहासिक सत्य सिद्ध हो गया, ऐतिहासिक सत्य हो गया है। क्या हो गया है? तो पद्मावती जो कि एक काल्पनिक कथा है, वह एक ऐतिहासिक सत्य हो गया। यानी खिलजी वंश के प्रमाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख-ए-अलाई का नाम लिया जाता है, जिसमें पद्मावती का उल्लेख नहीं है। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गया था। जियाउद्दीन बर्नी उस समय यानी उस काल का प्रसिद्ध इतिहास लेखक था, उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी पद्मावती कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। क्या मानते हैं? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी पद्मावती को कल्पना प्रसूत मानते हैं। जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया था। कहाँ से किया था? तो लोक से ग्रहण किया था। इस काव्य का अपना कमाल यह है कि यह काल्पनिक होते हुए भी यह एक ऐतिहासिक सत्य हो गया है। फिर है प्रबंधन की संरचना। अब बढ़ते हैं प्रबंधन की संरचना, यानी पद्मावती की प्रबंधन संरचना क्या है? प्रबंधन संरचना, तो पद्मावत की प्रबंधन संरचना उस अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों से अनेक अर्थों में भिन्न है। क्या है? तो पद्मावती की प्रबंध संरचना अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों से अनेक अर्थों में भिन्न है। दूसरे प्रेमाख्यानों में सामान्यतः, यानी दूसरे जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं, उनमें प्रेमी प्रेमिका का मिलन होने के बाद आख्यान समाप्त हो जाता है, लेकिन पद्मावती में प्रेमी प्रेमिका के मिलने के बाद आख्यान शुरू होता है। प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाता है, किंतु पद्मावती की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती। कहाँ से? यहीं से होती, यानी नायक नायिका के मिलने के बाद वास्तविक शुरुआत होती है। इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्यु बोध से होता है। कहाँ से होता है? तो इसका समापन यानी पद्मावती का समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्यु बोध से होता है। भाव राग जिसका उल्लेख किया जा चुका है, इसकी टेक है। प्रत्येक अध्याय में इसका स्पंदन महसूस होता है। फिर है भाव संपदा। पद्मावती की भाव संपदा क्या है? तो पद्मावती की भाव संपदा यानी जीवन के विरुद्ध
जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन, यानी जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है। क्या नाम है? तो जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। एक जीवन प्रेम है। क्या है? तो पद्मावत एक जीवन प्रेम है। अनेक परिस्थितियों में उसे अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। सौंदर्य में, संयोग में, वियोग में, सामाजिक दायित्वों में और मृत्यु में भी। यह प्रेम धर्म, जाति, मठ, मजार से परे है। यानी यह प्रेम धर्म, जाति, मठ, मजार से परे है, किंतु वह इस लोक में पारंपरिक प्रतिबंधों में, जाति संस्कारों में, घरेलू जीवन में जैसी इसी के भीतर चलते हैं। वह बाहर से भीतर आते हैं और फिर भीतर से बाहर। इस आवाजाही से बाहर भीतर का भेद मिट जाता है। क्या मिट जाता है? तो बाहर भीतर का भेद मिट जाता है। कोई यह कहे कि पद्मावत का कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है तो कह सकता है, जैसे ने पद्मावती की शोभा, नक्सिक वर्णन, अंग प्रत्यंग की सुषमा को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। कैसे चित्रित किया है? तो पद्मावती की शोभा, नक्सिक वर्णन, अंग प्रत्यंग की सुषमा को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसे देख सकें। शुक्ल के शब्दों में, जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ है। जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। क्या किया है? तो उसी प्रकार मानो कवि ने पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है। कैसा है? तो पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है और अलौकिक और दिव्य। कैसा है? तो अलौकिक और दिव्य है। उनके सौंदर्य विधान में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है वे पारंपरिक हैं। कैसे हैं? तो वे पारंपरिक हैं, पर विन्यास में अद्भुत मिठास है। क्या है? तो पर विन्यास में अद्भुत मिठास है। उसमें एक ऐसी व्याप्ति, ज्योतिर्मयता और तरंगायितता है कि वह पारस रूप हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वह पारस रूप हो जाती है। मानसर के पास पहुंचने पर कवि को महसूस होता है, मानसर के पास पहुंचने पर कवि को महसूस होता है पारस रूप यहाँ लगी आई। अलाउद्दीन ने उसे देखा नहीं कि होता ही दरस परत भालोना, धरती सरग भऊ सब सोना। मानसर और पारस रूप सौंदर्य का संपर्क इतना पावन और शांतिदायक होता है कि स्वयं मानसर को रूपवान बना देता है। क्या बना देता है? तो स्वयं मानसर को रूपवान बना देता है। मानसर व्यक्ति का मन है। किसी भी सौंदर्य के निकट आने पर वह इतना बड़ा, ज्योतिर्मय और गहरी अनुभूति से पूर्ण हो जाता है। सौंदर्य के प्रति जैसी का दृष्टिकोण कितना निर्मल और कितना सौंदर्य शास्त्रीय है। अलाउद्दीन पर भी इसका पहला प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। कैसा पड़ता है? तो सौंदर्य के प्रति जायसी का दृष्टिकोण कितना निर्मल और कितना सौंदर्य शास्त्रीय है। अलाउद्दीन पर भी उसका पहला प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। धरती और आकाश स्वर्णमय हो उठते हैं। कैसे हो उठते हैं? तो धरती और आकाश दोनों स्वर्णमय हो उठते हैं। उसके सौंदर्य का एक विराट चित्र हम आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं। यानी सरोवर सिर पद्मिनी आई, यानी सरोवर के किनारे पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुख लाई। उसने अपने बालों को खोल कर मुकलाई यानी मुस्कुराई। सखी मुख संघ मलय गिरि बासा, नागिनी झांप लीन चौपासा। यानी शशि मुख अंग मलय गिरि बासा, नागिनी
झाफलीन चहु बाशा पाशा। रूप और गंध का कितना अद्भुत सामंजस्य है, रूप और गंध का कितना सामंजस्य, अद्भुत सामंजस्य है। मलय गंध में केश रूपी नागिन, यानी मलय गंध में केश रूपी नागिन का उसे ढक लेना स्वाभाविक है। अपने सौंदर्य का एहसास उसे स्वयं है। किसे? तो पद्मावती को। अपने सौंदर्य का एहसास उसे स्वयं है। जासो हो चखेरो होई ठाऊ देव जिय देई। एहि मुख कभौ न निसरो को हत्या आई ले। जिसे मैं निहार लेती हूँ वह उसी ठौर प्राण दे देता है। कौन कहता है? तो ये पद्मावती के संदर्भ में है कि जिसे मैं निहार लेती हूँ वह उसी ठौर प्राण दे देता है। मैं दुख से मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलती। इस दुख के कारण मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलती। कौन नाहक इस तरह की हत्या ले। उसका सौंदर्य वर्णन, उसका नक्सिख वर्णन 2 स्थानों पर हुआ है। उसमें बेहद पुनरावृत्ति मिलेगी जो उबाऊ हो गई है। उसमें बेहद पुनरावृत्तियां मिलेंगी जो उबाऊ हो गई हैं। फिर है संयोग और वियोग। बढ़ते हैं संयोग और वियोग। पद्मावती में कैसा संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। संयोग वियोग, प्रेम मार्ग में संयोग वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेमाख्यानों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है। पद्मावती में दोनों एक साथ चलते हैं। वास्तविकता तो यह है कि विरह की आंच में पक कर ही संयोग खरा उतरता है, पद्मिनी के प्रति रतन सेन का सूफी पद्मिनी के प्रति रतन सेन का प्रेम सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। यदि इसे हटा दिया जाए तो रतन सेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा हो जाएगा। क्या विवाहिता के प्रति प्रेम, क्या विवाहिता के प्रति प्रेम, क्या अविवाहिता के प्रति प्रेम, अविवाहिता के प्रति प्रेम तो प्रेम है जो इस तरह के नैतिक बंधनों को स्वीकार नहीं करता। प्रेम तो प्रेम होता है जो इस तरह के नैतिक बंधनों को स्वीकार नहीं करते हैं। पद्मावती के प्रति रत्न सेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का प्रेम रत्न सेन के प्रति और देखती हूँ यहाँ पे, और नागमती का प्रेम रत्न सेन के प्रति गार्हस्थ्यिक प्रेम है। क्या है? तो रत्न सेन का प्रेम पद्मावती के प्रति रत्न सेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का प्रेम रत्न सेन के प्रति गार्हस्थ्यिक प्रेम है। अवधि का अर्घान देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो ग्रंथ है पद्मावती, उसकी भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा है। फिर देखते हैं अवधि का अर्घान, यानी जायसी की अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में मिठास नहीं है। क्या है? तो तुलसी की भाषा जो अवधि है उसमें तुलसी की भाषा में मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृत भी है उसमें नहीं मिलती है। इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृत भी उसमें नहीं मिलती है। बंदव गुरु पदुम परागा में कितनी अवधि है? जायसी की भाषा ठेठ अवधि है जो कि तुलसी की संस्कृत निष्ठ। तुलसी की कैसी है? तो तुलसी की है संस्कृत निष्ठ। तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि पद्मावती कथा, उसमें संयोग वियोग भाव और इतिहास और कल्पना, गाथा कथा आदि पर आधारित थी। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, GIC, GDC, KBS, NBS, TGT, PGT, इन सभी में
यहीं से प्रश्न कलेक्ट किए जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। थैंक यू।